हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेटी। आज हम 16 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई नो कुछ पेंडिंग काम है, कुछ दो हैं जुलाई के, 12th और 15 जुलाई नहीं हुआ है। आई वाज ट्रैवलिंग एंड नाउ आई एम नॉट वेल। यू माइट आपको फील हो रहेगा मेरी आवाज़ से, बट हम काम तो करेंगे क्योंकि काम करने वाला मतलब नॉट वेल वाला ये कि आराम कर करके काम हो रहा है, तो काम करेंगे, ठीक है। और 15 और 12 जुलाई का मैंने मार्क करा हुआ है, हम एनालाइज भी जल्द कर दूंगी मैं। एग्जीक्यूशन पुट ऑफ रिप्रीव फॉर इंडियन नर्स इन यमन, ठीक है ना। तो इंडियन नर्स का एग्जीक्यूशन हो रहा था, मतलब उनको डेथ सेंटेंस मिली है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है वो पुट ऑफ हो गई है, ठीक है ना। रिप्रीव फॉर इंडियन नर्स इन यमन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर डेथ सेंटेंस मिली थी तो वो माफ़ कैसे हो गई या कन्वर्ट कैसे हो गई किसी और चीज़ में। सबसे पहले द नेम ऑफ द नर्स इज निमिषा प्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेथ सेंटेंस मिली, ठीक है ना। Who hails from Kerala has been on death row since 2018 following her conviction for the 2017 murder of her former business partner, ठीक है ना। is from Kerala। डेथ सेंटेंस क्यों मिली है, ठीक है ना। हैज़ बीन ऑन डेथ सेंटेंस रो सिंस 2018। और वाई रीज़न क्या है, क्यों डेथ सेंटेंस मिली, वाई डेथ सेंटेंस मिली। फॉलोइंग हर कन्विक्शन for 2017 murder of her former business partner। क्या किया था, अपने फॉर्मर बिजनेस पार्टनर का मर्डर किया था 2017 में, 2018 में कन्विक्शन हो गई थी। तो अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी है, फैमिली से बात करी है, एंड दे आर ट्राइंग टू रीच अ सेटलमेंट। एंड द सेटलमेंट कॉन्सेप्ट, reach a settlement with victim's family through the option of ब्लड मनी क्या होता है कि अगर किसी को मार दिया है, ठीक है ना, तो अगर आप उनकी फैमिली को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे देते हो तो वो आपको माफ़ कर देते हो। तो ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट है, एंड ये इस्लाम के अंदर है, इस्लाम के से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। मुस्लिम लॉ के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ये फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है ये जो निमिषा प्रिया है, डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि द कैपिटल ऑफ यमन वेयर प्रिया वाज ट्राइड इज अंडर कंट्रोल ऑफ हुती ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल सना वेयर प्रिया वाज ट्राइड इज अंडर कंट्रोल ऑफ हुती ग्रुप। तो हुती ग्रुप के कंट्रोल में है ये, ठीक है ना। तो अब मतलब गवर्नमेंट नहीं है, इट इज़ अ मिलिटेंट ग्रुप, तो उनसे बात करना, ठीक है ना। तो उनसे बात करी गई कि भैया ये है, हम डेथ मनी का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, नहीं करते एग्जीक्यूशन या जो भी है, ये हुआ है, ठीक है ना। शी इज़ अ इंडियन नर्स हु वाज वर्किंग इन यमन, नेम इज निमिषा प्रिया, शी इज़ फ्रॉम केरला, ठीक है ना। बिजनेस पार्टनर का मर्डर किया था, ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। Why don't you feed strays in your house? Supreme Court asked, ठीक है ना। Feeding stray animals, ठीक है, ये NL SAT और AIAT का ऐसे टॉपिक हो सकता है। तो यहाँ पर कोई पहुंचा कि भाई हमें, जब हम स्ट्रे डॉग्स को, जो स्ट्रीट पे डॉग्स घूमते हैं, ठीक है ना, जब उनको फीड करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि भाई ना फीड करो, ये काट लेते हैं, जो भी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया फिर तुम ऐसा करो, अगर तुम इतना ही फीड करने का शौक है, तुम इनको अपने घर ले जाओ, तुम शेल्टर खोल लो, ठीक है ना। अब जो फीडिंग का है, ठीक है ना, हु इज़ टू फीड दीज डॉग्स। तो रूल 20 of Animal Birth Control Rules 2020 deals with feeding of community animals and puts onus on resident welfare society,
ठीक है ना. हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फीड स्ट्रे डॉग्स. कौन फीड करेगा स्ट्रे डॉग्स को? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फीड स्ट्रे डॉग्स? फीडिंग ऑफ कम्युनिटी एनिमल्स, फीडिंग ऑफ, वो कह रहे हैं फीडिंग ऑफ कम्युनिटी एनिमल्स and puts the onus is on animals. The onus is on resident welfare association or apartment ओनर एसोसिएशन. तो जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फीड द कम्युनिटी एनिमल्स. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल. और सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब साइड नहीं ले रहा है कि इनकी फीडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए फीडिंग, बट दे शुड बी सेफ ऑल्सो. वो कह रहे हैं कि बहुत ही हाई रिस्क होता है जो वॉक करते हैं, जो चल कर जा रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं, ठीक है, या जो साइकिल पर जा रहे हैं, जो स्कूटर पे जा रहे हैं, टू व्हीलर्स पे जा रहे हैं, उनके लिए जो डॉग्स हैं ये उनके पीछे भागता है और ये बहुत ही रिस्की हो जाता है. अब यहाँ पर हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि 18 ईयर्स जो है वो एज ऑफ कंसेंट मानी जाती है. सेक्स करने की एज ऑफ कंसेंट क्या है? 18 साल. ठीक है ना. 18 साल के बाद अगर बच्चा सेक्स कर रहा है और वो कंसेंट दे रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, विद कंसेंट है, क्योंकि रेप जो है वो क्या है? सेक्स विदाउट कंसेंट इज रेप. ठीक है ना. अब क्या हो रहा है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, मॉडर्न हो रही है, ठीक है, बच्चों को पहले पता चल रहा है सेक्स के बारे में, ठीक है, वो 18 साल से पहले ही विद कंसेंट सेक्स कर रहे हैं. अब जो विद कंसेंट सेक्स 18 साल से नीचे वाले बच्चे कर रहे हैं तो उसमें क्या माना जाता है? दैट द गर्ल इज नॉट मेच्योर्ड इनफ टू गिव कंसेंट फॉर सेक्स. ठीक है ना. तो जो 18 साल से नीचे की लड़की है, अगर वो विद कंसेंट भी सेक्स कर रही है तो वो विदाउट माना जाता है. एंड देयरफॉर अगर विदाउट कंसेंट सेक्स है तो क्या माना जाएगा? रेप. रेप क्या है? ऑफेंस है. तो अब यहाँ पर मतलब अगर एक लड़की 18 साल से नीचे है उसकी एज एंड शी इज हैविंग सेक्स इवन विद हर कंसेंट, राइट, दैट अमाउंट्स टू रेप. अब इसमें क्या हुआ, एक लड़की थी, मान लो ए, ठीक है ना, उसने बी के साथ, बॉय के साथ सेक्स कर लिया. ठीक है ना. ना व्हाट हैपेंड, घर वालों को मतलब जो भी है घर वालों ने कहा कि भाई ये क्या हो गया, शी वाज 18 से बिलो थी. ठीक है. तो अब क्या हुआ, लड़की ने लड़के से शादी कर ली, दे गॉट मैरिड. जब मैरिजेबल एज हुई, मैरिज हो गई एंड बच्चा हो गया. ठीक है ना, चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ द मैरिज. अब क्या है, बट जो केस बन गया वो तो बन गया कि भाई लड़के ने लड़की के साथ रेप किया, बट शी इज मैरिड टू द बॉय. ठीक है. एंड कहीं ना कहीं विद कंसेंट होता है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इतनी गाइडेंस नहीं होती है कि भाई व्हाट कैन बी द रेप्रिकेशंस, क्या रिजल्ट हो सकते हैं, कितना डेंजरस हो सकता है. तो ये है. ठीक है ना. तो कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, अब मैरिज हो गई है, बच्चा है, लड़की के माँ बाप उससे कांटेक्ट में नहीं है, छोड़ दिया लड़की ने कि भाई इतनी बेइज्जती करवाई घर वालों ने. ठीक है. बॉय की जो फैमिली है उसमें जो मदर है उसको कैंसर है. तो अब एक अकेली लड़की जो है वो चाइल्ड भी मैनेज कर रही है, अपने हस्बैंड को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, अपना घर भी संभाल रही है. तो वो कहते हैं कि अगर हम सिचुएशन को देखें ना तो ये केस खत्म हो जाना चाहिए. तो यही ऐसा सा कुछ किया है कोर्ट ने. तो अब हम इसके नोट्स बना लेते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी सिचुएशन. द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया सेंटेंसिंग जजमेंट इन री राइट टू privacy ऑफ adolescents adolescents के स्पेलिंग देख लेना, मेरे से भी गलत हो गए थे. adolescents मई 2025. तो अब ये जजमेंट जो है आप इसको ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर ली, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर ये जो जजमेंट दी है किसके अंडर दी? आर्टिकल 142. अब आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी jurisdiction
अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन क्या है? देखो यार, जो भी जजमेंट्स आती हैं, मतलब जब भी कोर्ट जस्टिस देता है, कोई भी कोर्ट जस्टिस देता है, तो वैसे बैठे बिठाए जस्टिस नहीं दे देता, कोई लॉ होता है उसके अंदर वो जस्टिस देता है। अब मान लो ये सिचुएशन थी, ठीक है ना, अब इसमें कोई लॉ ही फेवर नहीं कर रहा बचाने के लिए, ऐसा हो सकता है आपको, और इतने लाखों करोड़ों लॉज हैं, ऐसा भी होता है, यस। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जस्टिस देना है बट कोई लॉ नहीं है, तो वो आर्टिकल 142 के अंदर जजमेंट पास कर देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में जस्टिस देने के लिए। और ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 142 क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब पावर, मतलब कि एक ये पावर भी है कोर्ट के पास, ठीक है। नाउ डिड नॉट इम्पोज एनी सेंटेंस ऑन यंग मैन कन्विक्टेड ऑफ, क्या हुआ इस केस में? लिखेंगे डिड नॉट इम्पोज any sentence on young man convicted of aggravated penetrative sexual assault under section 6 ऑफ पॉक्सो। अब पॉक्सो की फुल फॉर्म आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पॉक्सो क्या है? पॉक्सो इज द लॉ विच स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो मतलब ये लॉ क्या है कि जो अंडर द एज ऑफ 18 बच्चे हैं उनकी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए ये लॉ आया है। और उसके अंदर ये ऑफेंस कमिट किया लड़के ने कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया एक 18 साल की कम उम्र की लड़की से, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ? 14 ईयर ओल्ड गर्ल who left the case involved 14 girl who left her home to be with 25-year-old man, ठीक है ना। अब भागने वाला केस था, ठीक है ना। शी गॉट मैरिड, एवरीथिंग, ह्यूमिलेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि भैया, मतलब केस तो देखो ना, ठीक है, लॉ कहता है कि अंडर द एज ऑफ 18 कोई कंसेंट नहीं है, बट ये सिचुएशन अलग है। देयरफोर वी वोंट पनिश द हस्बैंड, वी शुड नॉट पनिश द हस्बैंड बिकॉज विक्टिम को सबसे ज़्यादा पेन पहुंचाया जा रहा है। और UNCRC के अंदर भी, UNCRC क्या कहता है, ठीक है ना, स्टेट्स टू अवॉइड, ठीक है, आर स्टेट्स टू अवॉइड criminalizing adolescents of similar ages for factually consensual and non-exploitative sexual एक्टिविटी। और ऐसे केसेस सच में होती हैं, रूरल एरियाज में भी होते हैं। मेरे पास एक केस आया था ऐसे ही। देयर वाज दिस गर्ल हु वाज अराउंड 15 years of age and she was dating a boy who was 21 or 20 years of age, right? रात को, और वो स्लम एरिया में रहते हैं, रात को लाइट चली जाती है। द गर्ल हु लिव्स जस्ट 2 houses away from the guy's house, उसको लगता है अंधेरे में कोई मुझे देखेगा तो नहीं, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिलकर आती हूँ। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने चली जाती है एंड तभी लाइट आ जाती है एंड उसका भाई कुछ करने के लिए उठता है, उसको ढूंढता है, वो नहीं मिलता, और जाके वो बहन को देखने जाता है, तो उसकी बहन उसके पास बैठी होती है। अब वो इतना कुछ कोई और भी देख लेता है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इतने में लड़की के घर वाले कह देते हैं कि ये लड़का तो हमारी लड़की का रेप कर रहा था। अब वो लड़की की इज्जत बचाने के लिए बोलते हैं, बट एंड में चैट्स निकलती हैं उनके पास फ़ोन्स होते हैं, और चैट्स में पता चलता है दैट द लड़की इज़ डेटिंग द लड़का लड़की एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तो अब ऐसे केसेस जो हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, और येस वी नीड टू चेंज बिकॉज द सोसाइटी इज़ चेंजिंग, राइट। एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है।
कि अगर कंसेंचुअल है, ठीक है, कंसेंट से एक 14 साल का बच्चा, 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की कर रही है, तो कंसेंट से तो कर रही है। इट इज़ वाई रेप इज़ एन ऑफेंस। रेप इज़ एन ऑफेंस कि आप फोर्स नहीं कर सकते, ट्रॉमा नहीं दे सकते किसी को फालतू का, ठीक है ना। बट तो या द लॉज नीड टू चेंज, ओके। और इसके ऊपर ओपिनियन पूछी जा सकती है एनएलसैट और एआईटी वालों से। ऑल्सो टेल योर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, क्या आप सोचते हो कि यार ये सही है या फिर गलत है, ठीक है, ओके। फौजा सिंह वॉज ओल्डेस्ट मैराथनर passes away and in a very, किसी ने कार चढ़ा दी इन पे, तो ये फौजा सिंह वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, sorry for the burp, marathoner passes away. So this guy was 89 years of age. He was 114 years of age, years old, ठीक है ना। तो he was hit by unidentified vehicle when he was out for walk in his village Jalandhar, ठीक है ना। and he, in the process of he become a torch bearer, so he clocking inspire of clocking some brilliant timing for 90 plus man with weak legs, तो बहुत अच्छे टाइमिंग देते थे मैराथन में, and he was became torch bearer at 2012 London Olympics, ठीक है, and he was honored by late Queen Elizabeth II for his contribution to sport and charity, ठीक है। तो फौजा सिंह 114 years of age has died. ब्राज़ील, चाइना, इंडिया could be hit hard by corps, नाटो चीफ। तो क्या कॉप्स आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर का क्या अपडेट है। तो यूएसए क्या कह रहा है कि भैया यूक्रेन, भैया तुमको क्या चाहिए ये लड़ाई लड़ने के लिए, तुम जो मांगोगे वो हम दे देंगे। तो लड़ाई जारी है। और इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस न्यू वेपन्स फॉर यूक्रेन एंड थ्रेटन्ड बाइटिंग सेकेंडरी टेरिफ्स ऑफ 100% ऑन द बायर्स ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स अनलेस देयर इज अ, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड न्यू वेपन्स फॉर यूक्रेन। इसका मतलब क्या है, क्या इन्फर कर सकते हैं हम इससे कि भैया वॉर तो चालू रहेगी अभी, ठीक है ना, रशिया यूक्रेन की। एंड थ्रेटन्ड secondary tariffs of 100% on the buyers of Russian exports unless there is a peace deal in 50 days। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ट्रम्प भैया, एक तो कि यूक्रेन रशिया की वॉर कंटिन्यू रहेगी, जो भी उससे डील करेगा, ठीक है ना, उस पर 100% टैक्स लगा दिया जाएगा, सामान खरीदेगा जो भी कंट्री। और तीसरी चीज़ क्या कही जा रही है कि 50 डेज में अगर पीस डील नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, जो आपने लिखना है वो ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी टू क्विट इजरायली गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इजराइल के अंदर भी अब गवर्नमेंट के अंदर कोलिएशन गवर्नमेंट है, मतलब अलग अलग पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो यहाँ पर जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, जो इजरायली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी said it was leaving the coalition government, ठीक है। क्यों, वाई, ठीक है। यूनाइटेड तोरा जुडाइजम्स टू factions said
they were leaving over disagreements surrounding a bill that would codify broad military draft exemptions for their constituents. ठीक है, surrounding a bill that would codify broad military draft exemptions for their constituents, many of whom study Jewish texts. तो मिलिट्री में जाने की बजाय they want to study Jewish texts. तो ये एग्जाम्शन रिक्वायर्ड है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए. दैट इज द डिमांड ऑफ यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म. और ये मान नहीं रहे हैं क्योंकि अभी वॉर चल रही है और सारा कुछ हो रहा है. तो अब देखते हैं क्या होता है. तो ये इजराइल की हालत है अभी. NVIDIA टू रिज्यूम सेल्स ऑफ H20 AI चिप्स टू चाइना. NVIDIA to resume sales of H20 AI चिप्स टू चाइना. अब यहाँ पर यूएस से नहीं जाता था कि यूएस की चाइना के पास चिप्स पहुँचे. ठीक है ना, क्योंकि ये जो चिप्स हैं ये हर चीज़ में यूज़ हो रही हैं. बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए चिप्स रिक्वायर्ड हैं. और चाइना जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, यूएस ये चाहता नहीं है. तो बंद कर दिया कि भाई एक लेवल ऑफ चिप्स नहीं भेज सकते. NVIDIA ने डेवलप करी है H20. ठीक है ना, जो कि क्या है H20 जो है दे आर लेस पावरफुल वर्जन ऑफ इट्स AI प्रोसेसिंग यूनिट्स. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो जो अलाउ करता है यूएस के हाँ आप भेज सकते हो दूसरी कंट्रीज में, स्पेसिफिकली चाइना को, वो अलाउ कर दिया है. ठीक है, तो ये किस NVIDIA जो है वो क्या भेजेगा H20 AI चिप्स किसको, चाइना को. ठीक है, टेस्ला जो है, टेस्ला की गाड़ी जो है वो इंडिया में आ चुकी है. ठीक है, कौन सा मॉडल आया है, टेस्ला लॉन्चेस मॉडल Y इन इंडिया. अब टेस्ला क्या है, टेस्ला के बारे में पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, कोई बताएगा मुझे. एलन मस्क की कंपनी है ये. ठीक है ना, अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है. और जो मॉडल Y है वो बेस्ट सेलिंग है. और यहाँ पर ये जो है इंडिया में ₹59.89 लाख का इन्होंने लॉन्च किया, मतलब अराउंड 60 लाख का ये जो है वो पड़ने वाला है आपको. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो आधार है उसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स होते हैं. बायोमेट्रिक डिटेल्स आइरिस एंड फिंगरप्रिंट्स. ठीक है ना, तो 5 साल से नीचे के बच्चे के डेवलप नहीं हुए होते. तो 5 साल के जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो 5 के 7 की एज में से बायोमेट्रिक आपको करवाने पड़ेंगे. ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं, UIDAI asked people to update biometric details of children between 5 and 7. ठीक है ना, तो बायोमेट्रिक डिटेल्स कौन सी होती है, व्हाट आर द बायोमेट्रिक डिटेल्स. बायोमेट्रिक डिटेल्स होते हैं फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस. ठीक है ना, वो कहते हैं कि 5 से 7, क्योंकि अंडर 5 नॉट मेच्योर एट दैट एज, डेवलप नहीं हुआ था, अच्छे से नहीं आते. ठीक है ना, UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पर सत्यजीत रे का जो होम है, घर है. ठीक है ना, अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स has asked Ministry of External Affairs has asked Bangladesh government to stop
डिमोलिशन ऑफ मतलब रिमूवल ऑफ, डिमोलिशन मतलब रिमूवल ऑफ फिल्म लेजेंड सत्यजीत रे's ancestral home. No, who was Satyajit Ray? He was a film legend, legendary filmmaker. ठीक है, उनका एंसेस्ट्रल होम बांग्लादेश में, उसको डिमोलिश कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है कि वो इसको मेंटेन करने के ऑफर टू हेल्प, ये सेकंड पॉइंट बनेगा, ऑफर टू हेल्प इन मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर भी कहाँ पर है? बांग्लादेश में। सत्यजीत जीत रे का घर कहाँ पर है? बांग्लादेश में। इसका मतलब बांग्लादेश बहुत ही क्रिएटिव एरिया हुआ करता होगा। और अब देखो क्या हाल हो रखे हैं। इंडिया रिसीव GEF404 इंजन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया रिसीव्ड GEF404 इंजन। कहाँ से? जनरल इलेक्ट्रिक से, फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए से। ठीक है ना, जीई से। जीई स्टैंड फॉर जनरल इलेक्ट्रिक, जो कंपनी का नाम है। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। फॉर कौन से फाइटर प्लेन्स के लिए? फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, दैट इज LCA Mark 1A फाइटर जेट। ठीक है ना। अ सीनियर डिफेंस ऑफिशियल कंफर्म दैट द डेवलपमेंट एंड सेट द पब्लिक सेक्टर हाल हैज टेकन द डिलीवरी। ठीक है, द इंजन्स विल बी फिटेड। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए LCA लाइट कॉम्बैक्ट कब पे कौन काम कर रहा है? हाल काम कर रहा है। HAL स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इम्पॉर्टेंट है कौन सा इंजन कहाँ से आया, कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, ये ज़रूरी है पता होना। कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ GM मेज टू बिगिन एट पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो कन्फाइंड रेड पेन से लिखेंगे, कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ GM मेज। Now what does GM stands for? It stands for genetically modified. Stands for genetically modified to begin at Punjab University लुधियाना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है वीक्स, यहाँ पर ऑफर सेक्टर गेव द नॉट। अब यहाँ पर किसने बोला? जियाक ने यस बोल दिया। किसने? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी गेव द नॉट, मतलब अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज रिकमेंडेड बाय अ प्रपोजल ऑफ बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड फॉर कंडक्ट ऑफ कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट। कि कितना हर्बिसाइड टॉलरेंट है, क्या देखेंगे इसके अंदर? हर्बिसाइड टॉलरेंट। ठीक है ना, कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है या नहीं, और इसको कन्फाइनमेंट में उगाया जाएगा, ऐसे ओपनली नहीं दिया जाएगा अभी। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कुछ इधर उधर कर दिया ताकि वो ढंग से उग जाए जो रिक्वायरमेंट्स है वैसे। ठीक है, इंडियाज डाइवर्सिटी इन रिलीजन। अब यहाँ पर लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म है, ठीक है ना, सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि भाई कोई भी रिलीजन नहीं है स्टेट का, बट वो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म इज नॉट ओनली रिलीजन बेस्ड। सेकुलरिज्म रिलीजन बेस्ड ही नहीं है, इट इज ऑल्सो लैंग्वेज बेस्ड, कि कोई लैंग्वेज की तरफ भी इंडियन गवर्नमेंट झुकाव नहीं रख सकती है। ठीक है, तो एक तो ये है, ये तो मीनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लैंग्वेज इशू लिख लेते हैं,
ठीक है, और फिर आगे लिखते हैं, दिस इज द रीजन वाई वी डू नॉट एंड कैन नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी द 8th शेड्यूल। तो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। 8th शेड्यूल के अंदर 8th शेड्यूल क्या बताता है, इंक्लूड्स 22 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। 24 घंटे हैं बट लैंग्वेजेस 22 हैं, ठीक है ना। एज इंडिया इज यूनिटरी फेडरेशन, दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। ठीक है, आर्टिकल 343 क्या कहता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन shall be Hindi in देवनागरी स्क्रिप्ट। अब ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है दैट स्टेट्स आर फ्री टू चूज देयर ओन लैंग्वेज, स्टेट्स को ये आज़ादी है कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद चुन सकते हैं, ठीक है। 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज के लिए भी बोलता है, आर्टिकल 29 सिटीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग माइनॉरिटी ग्रुप्स shall have the right to protect their language, script or culture, and that language cannot be the ground for discrimination। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया माइनॉरिटी ग्रुप्स इंक्लूडिंग माइनॉरिटी ग्रुप्स मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है हमारे देश में, उनकी भी राइट है टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये बोला गया है। अब जो इश्यूज आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, तमिलनाडु में वो कह रहे हैं भैया तमिल, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी के आ रहे हैं, इवन कर्नाटका में लोग कह रहे हैं कि कन्नड़ बोलो ये वो। तो अरे यार लैंग्वेज ही है, क्या लड़ाई लड़नी। चलो, हाउ इज ग्लोबल शिपिंग ट्राइंग टू डीकार्बनाइज, ठीक है। अब शिपिंग जो है बहुत ज़्यादा CO2 जनरेट करती है। CO2 ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से हमारे अर्थ का बुरा हाल हो रहा है। ग्लोबल शिपिंग इज ऑन कोर्स ऑफ डीकार्बनाइजेशन बाय 2040-2050, ठीक है ना। ग्लोबल शिपिंग इज ऑन कोर्स टूवर्ड्स decarbonization by 2040-2050, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। नो, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो किससे हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रेन्यूएबल पावर। अब यहाँ पर आप कोल यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस करो, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारी कंपाइलेशंस मिल जाएंगी। मई और जून की कंपाइलेशन मैं जल्द ही खत्म कर दूंगी क्योंकि अब मैं स्टूडियो में वापस आ गई, मैंने फटाफट कर देनी है, ठीक है, खत्म। MCQs, यस, मई के MCQs जो हैं वो डल गए हैं, जून के आज डल जाएगा फर्स्ट टेस्ट, ठीक है ना। मई के सारे टेस्ट कंप्लीट कर लो अपने, जून के भी डल जाएंगे और फिर जुलाई के भी आ जाएंगे, ठीक है। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन ताकि जैसे वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। एंड डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।